10 कदम खबरों का आगाज कर गए हैं हम सरकारी नौकरियों का बम्पर ऑफर की इस खबर के साथ, जिसमें आपको बता दें कोऑपरेटिव बैंकों में बम्पर भर्ती होने वाली है। लखनऊ से खबर, जहां पर 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। सहकारिता विभाग करेगा कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती। अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी गई है। नियमावली में भी बदलाव है। IBPS और TCS के जरिए ये भर्ती होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बड़ी खबर से हमने अपने बुलेटिन का आगाज किया, जो कि अच्छी खबर प्रदेशवासियों के लिए। कोऑपरेटिव बैंकों में बम्पर भर्ती का ये ऑफर है, जिससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1500 से ज्यादा पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। तैयार हो जाइए प्रदेशवासियों इस ऑफर को लपकने के लिए। सहकारिता विभाग करेगा कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती। इसके लिए आपको जानकारी दें कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुछ बदलाव किए गए हैं। नियमावली में ये बदलाव हुए हैं। 1500 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती। लखनऊ से बड़ी खबर, सहकारिता विभाग करने वाला है कोऑपरेटिव बैंकों में ये भर्ती। और ये अच्छी खबर प्रदेशवासियों के लिए, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं नौकरियों के लिए, क्योंकि ये बम्पर नौकरियों का ऑफर कोऑपरेटिव बैंकों में कई पद हैं। 1500 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं जिनको भरना अब शुरू किया जाएगा। 1500 से ज्यादा पदों को भरने का काम, जिस पर भर्ती अब शुरू की जाएगी। मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं प्रशांत पांडे की तरफ। प्रशांत पांडे, ये बहुत ही अच्छी खबर आज की प्रदेशवासियों के लिए कि 1500 से ज्यादा पद हैं जहां पर बम्पर नौकरियों का ये ऑफर उनके लिए खुद चलकर सामने आया। बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, ये मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ बैठक का ही नतीजा है कि इस तरीके से विभाग में जो पद बहुत समय से खाली पड़े थे, अब उनको भरने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर के अधिसूचना तो पहले ही जारी हो गई थी। जो सेवा मंडल, जो इसकी नियुक्ति बॉडी थी, उसके साथ भी उसकी सेवा नियमावली में भी संशोधन जल्द किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सूक्ष्म और पारदर्शी ढंग से जो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड लेते हुए इस बात को क्लियर कर दिया कि पूर्व में सेवा मंडल में जिस तरीके से विगत सरकारों ने इस पर भ्रष्टाचार किया था, उस बॉडी को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब IBPS के साथ साथ TCS के माध्यम से ही इस भर्ती प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हीं का सिर्फ चयन होगा और चयन प्रक्रिया भी साफ सुथरी रहेगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, जिसके ऊपर तत्कालीन आयुक्त एवं निबंधक अजय चौहान ने खाका तैयार करके मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन कराया था, जिस पर स्वयं मुख्य शासन ने हरी झंडी दी थी। अब इसको लेकर के सेवा नियमावली में अधिसूचना जारी होने के बाद संशोधन किया जा रहा है। पूर्व में अगर बात की जाए तो विगत सरकारों में सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में चाहे रामजतन यादव हो, ओंकार यादव हो, चाहे उस समय के सचिव भूपेंद्र कुमार हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया उसको लेते हुए ये बड़ा फैसला किया गया। तो ऐसे में भर्ती तो निकली ही, साथ ही साथ उसकी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पूरी बॉडी को भी बदल दिया गया। अब IBPS के माध्यम से ये बम्पर 1500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पदों को भरा जाएगा। इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव रामी रेड्डी ने भी स्पष्ट किया है कि ब्यौरा पूरा मांग लिया गया है, जल्द ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। तो जो एक बड़ा विगत सरकारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार नियुक्तियों में किया जाता था, अब वो भी साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत सिर्फ और सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को ही अब इसमें चयन मिलेगा। IBPS के थ्रू इसकी पूरी की पूरी, जिस तरीके से अन्य बैंकों में, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या अन्य बैंकों में जिस तरीके से नियुक्तियां होती थी, वही प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में भी की जाएगी पूरी। और जो बड़े भ्रष्टाचारी थे, जिस तरीके से सेवा मंडल में 2012 से 17 तक जो नियुक्तियां हुई, उस पर SIT जांच बैठी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला था कि IBPS के साथ साथ TCS से ही अब इसकी नियुक्तियां कराई जाए। तो ऐसे में साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवार ही कंचन सिर्फ इसमें आवेदन के बाद में नियुक्ति पा सकेंगे। ऐसे में प्रशांत, एक और चीज बहुत अहम हो जाती है कि योगी सरकार की कार्यशैली की वाकई में तारीफ करनी होगी। जो कहा वो करके दिखाया। देखिए, एक तरफ तो कोरोना काल, जहां पर योगी सरकार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इतना सबसे बड़ा प्रदेश पूरे देश का, जहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो प्रवासी लौटे हैं उनको कामगार देने की, उसके लिए हमने देखा कि बहुत सारे कार्य योगी सरकार की तरफ से किए गए। अब ऐसे समय में जब 1500 से ज्यादा की भर्ती बताई जा रही है कोऑपरेटिव बैंक में, तो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आना युवाओं के लाजमी है। इस खबर को सुनने के बाद प्रशांत।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1500 से अधिक पद थे, बिल्कुल ये एक उम्मीदवारों के चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ उनके घर परिवार के भी चेहरे पे मुस्कान है कि जिस तरीके से जो योग्य अभ्यर्थी थे अब उनका चयन होगा। पूर्व में विगत सरकारों के द्वारा जो अपने लोगों को भर लिया जाता था, एक पर्टिकुलर लोगों को भर लिया जाता था, अब वो सब बंद होगा। पारदर्शी ढंग से 1500 से अधिक भर्ती है, तो ऐसे में उम्मीदवारों के लिए रोजगार का बेहतर सृजन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड लिया और ये जो बंपर भर्तियों का ये पूरे तरीके से जो मेला लगने जा रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार को तो दम देगा ही, साथ ही साथ कईयों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। वाकई में वो भी तब जब कहा जा रहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में योगी सरकार लोगों के लिए नौकरियां लेकर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रशांत, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। लखनऊ से एक और खबर आ रही है जहां पर आपको बताएं कि रोजगार को लेकर अहम बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम के 5 बजे बैठक करने वाले हैं। सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ होने वाली है बैठक। सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ ये बैठक होने वाली है। सभी भर्तियां की जाएं और इन भर्तियों के लिए तय रणनीति आज की इस बैठक में की जाएगी। तो एक तरफ बम्पर नौकरियों के ऑफर, 1500 से ज्यादा नौकरियां कोऑपरेटिव बैंक्स में, साथ ही दूसरी तरफ आज की ये शाम की होने वाली बैठक। मेरी सहयोगी अनामिका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका से समझ लेते हैं आज किन किन अहम बिंदुओं पर योगी सरकार की तरफ से चर्चा होने वाली है। अनामिका, एक तरफ से अनाउंसमेंट होगी है 1500 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक में जो बंपर नौकरियां निकली हैं, नौकरियों का एक तरह से मेला लगा है, उससे प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। लेकिन आज शाम को जो ये बैठक होने वाली है, बहुत अहम ये बैठक होने वाली है, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर योगी सरकार की तरफ से चर्चा की जाने वाली है, विस्तार से समझाइए। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले बैठक में उन्होंने सबसे पहले ये अधिकारियों से पूछा कि रोजगार को लेकर हम और क्या कर सकते हैं, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 से लेकर के अब तक बैक टू बैक बड़े फैसले कर रहे हैं। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर के करने की बात की गई हो या अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां खोलने की बात की गई हो, आज भी इस बाबत बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शाम को 5 बजे करीब तमाम जो भर्ती आयोग हैं उनके प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स के प्रमुख सचिव इस बैठक में शामिल होंगे, लगभग सभी विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। एजेंडा सिर्फ एक है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, कितने रोजगार सृजित हो सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के प्रमुख लोग मुख्यमंत्री को ये बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज और खुल सकती हैं, कितने लोगों को और एडजस्ट किया जा सकता है, कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी भर्तियां हैं वो कोर्ट तक ना जाए, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, तमाम ऐसे पॉइंटर्स होंगे जिसको लेकर आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था तब कि आप ये भी बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जहां पे ये शिकायतें आ रही थी कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको छंटने की ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जो आज अपनी बात रखेंगे, बहुत सारी बातें छन करके आएंगी। और रोजगार को लेकर के हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का जो माँ अभियान चल रहा है इसमें बहुत सारी बातें भी आगे जुड़ेंगी और बहुत सारे विभागों में भर्तियां भी खुलेंगी। कंचन, और आपकी बातों से समझ आता है कि एक ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर चर्चा होने वाली है, जिसके ऊपर फोकस रहने वाला है, वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नौकरियां पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज फुल की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि रोजगार को लेकर ये अहम बैठक जो होगी ये शाम के 5 बजे होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रणनीति पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अनामिका मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही थी। अब आगे बढ़ते आपको एक और खबर दे देते हैं जिसमें राज्यसभा से बड़ी खबर, जहां पर 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी निलंबित किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। पूरे कार्यकाल तक, अब जब तक ये कार्यवाही चलेगी तब तक ये 8 के 8 सांसद इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक और अहम नाम है जो कि है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सांसद उनके डेरेक ओब्राउन भी सस्पेंड कर दिए गए हैं पूरे राज्यसभा की कार्यवाही के लिए। राज्यसभा में हंगामा इन्होंने किया और हंगामा करने की वजह से ही ये बड़ा कदम उठाया गया। पूरे सत्र के लिए अब इनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो और नाम है वो आप तक पहुंचा देते हैं। राजीव सातव कांग्रेस के रागेश सीपीएम के, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस, रिपुन बोरा कांग्रेस से, डोला सेन तृणमूल कांग्रेस से। ये वो 8 के 8 नाम जिन्हें राज्यसभा की कार्यवाही से तब तक के निलंबित कर दिया गया है जब तक की कार्यवाही चलती रहने वाली है।
मेरे सहयोगी विनीत और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। विनीत, ऐसा ये कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वाकई में जो कल तस्वीरें आई थी सामने, उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि इस तरह से तो राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकती। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, प्रबुद्ध जनों की सदन होता है और उसमें उम्मीद की जाती है कि जो बहस है, चर्चा है, वो की जाएगी और चर्चा के स्तर को बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सांसदों ने हंगामा किया, जो 8 सांसदों ने हंगामा किया, वो कहीं ना कहीं सदन की जो छवि है उसे धूमिल करने वाला था और इसी कारण सरकार ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था, निलंबन का प्रस्ताव लाया था, जिसे राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया, ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया और उसके कारण उनका 8 सांसदों का निलंबन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा जो होता है प्रबुद्ध जनों का सदन होता है, जिसमें बहस को जो है की जाती है, न कि शोरगुल किया जाता है और अमर्यादित हरकत की जाती है और इन अमर्यादित हरकतों के कारण ही उनका निलंबन किया गया है, 8 सांसदों का निलंबन किया गया है। और वही अमर्यादित हरकतें जो है विनीत, कल कैमरे में कैद भी हुई थी, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी और उसी कड़ी में ये बड़ा कदम उठाया गया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर आ रही है, दंपत्ति ने यहां पर सुसाइड कर लिया है। पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी है और इस कपल को बरेली से लखनऊ कोर्ट ला रही थी पुलिस। कोर्ट ने आज दर्ज होने वाली थी विवाहिता के 164 के बयान, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा। ऋषभ मणि मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया, पुलिस क्या कुछ कह रही है? कंचन, देखिए, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक विकास और पारुल, इन दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। ये दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, विकास, और कुछ दिन पहले ही विकास एक पारुल को साथ लेके बरेली चला गया। बताया जाता है वहां पे इन लोगों ने शादी कर ली थी। पारुल की मां ने एक FIR दर्ज कराई थी विकास के खिलाफ कि वो पारुल को भगा कर ले गया है और विकास की जो पहली पत्नी थी उसकी ओर से भी शिकायत की गई थी। तो इसी मामले में लखनऊ पुलिस इन दोनों को कल बरेली से लखनऊ ला रही थी। आज उनके कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने CRPC 164 के बयान दर्ज होने थे, लेकिन बीच रास्ते में दोनों को उल्टियां होने लगी। तो इन दोनों ने पुलिस को बताया कि इन लोगों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इस तरह की बात इन्होंने कही। लखनऊ पुलिस ने उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उन दोनों की मौत हो गई है। कंचन, ठीक है ऋषभ मनीष त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पति पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। अगली खबर फिरोजाबाद से है। यहां पर सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 6 लोग घायल हो गए और ट्रक ने यहां पर इनको टक्कर मारी थी। ट्रक ने बेसिकली बस को मारी थी जोरदार टक्कर और इस हादसे में 6 यात्री जो थे बस में सवार वो घायल हुए हैं। और आपको इसमें बहुत अहम जानकारी दें कि 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। राजस्थान से बिहार जा रही ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो जाती है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए और 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। जोरदार टक्कर इतनी जोरदार कि बस में बैठे हुए यात्रियों में 6 लोग घायल हो जाते हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रक ने जो जोरदार टक्कर मारी है, बस को पीछे से टक्कर मारी गई है। तो सोचिए पीछे जो लोग बैठे होंगे कितनी जोरदार टक्कर उनको महसूस हुई होगी। 6 लोग घायल हुए हैं, 6 यात्री घायल, 3 की हालत बेहद गंभीर। राजस्थान से ये यात्री बिहार जा रहे थे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। वेलकम बैक। 10 कदम आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से खबर, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की जान चली गई है और करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी और सुबह सुबह बिल्डिंग के गिरते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। ये सुबह सुबह की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत बचाव का काम अब भी चल रहा है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 की आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए समझिए ऊंची बिल्डिंग जो कि भरभरा कर गिर जाती है। 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत बचाव का काम जारी। पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है। राहत बचाव के काम में तेजी लाने में जुटी हुई है। मलबे में अभी और लोगों के भी फंसे होने की आशंका जाहिर की गई है। 20 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन काफी लोग यहां रहते थे इस बिल्डिंग में, जिनमें अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। तो तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी से। लगातार होती तेज बारिश, कई ऐसी इमारतें हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां पर से भरभरा कर
इमारतों के गिरने की इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं हर साल। अब देखिए ये और भयावह तस्वीरें जो गिरी है, पूरी की पूरी इमारत 10 लोगों को अपना निवाला बना चुकी है, 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय एनडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश कर रही है। अब आगे बढ़ने की खबर आ रही है हरदोई से, जहां पर कब्जेदारों ने पट्टा धारक की कृषि भूमि की पैमाइश करने गई हुई टीम पर उनको धमकाया, डराया और छप्पर में आग लगा दी गई। वहां पर छप्पर डालकर रह रहे लोगों ने उनमें आग लगा दी और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान को छूने लगी। पास ही में खड़ा हुआ एक ट्रैक्टर भी जलने लगा, इन आग की ऊंची लपटों में आ गया। आग से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया, आग को बुझाया। लोग कह रहे हैं कि पट्टे की जमीन की पैमाइश 3 बार हो चुकी है। तीनों जगहों की जमीन को खाली भी कराया गया है और इसके बाद भी नए नए पट्टाधारकों को जमीन देने की साजिश की जा रही है। और हरदोई की जैसी ही एक और खबर आपको दे दें, जसपुर प्लाई फैक्ट्री से आग आ रही है, जहां पर प्लाई की फैक्ट्री, जहां पर भीषण आग लग गई। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं आग लगने के। फैक्ट्री में जो कि भीषण आग लगी बीती रात की, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आग लगने से प्लाई फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। सोचिए प्लाई फैक्ट्री कितनी तेजी से आग फैली होगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन अब भी आग से, राख से धू धू कर धुआं निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोंडा की खबर। यहां पर साली ने जीजा को पीटा है और बीच सड़क पर चप्पलों से धुनाई की गई है। साली ने जीजा को चप्पल से पीटा है बीच चौराहे पर। होमगार्ड के जवानों के सामने साली के द्वारा जीजा की पिटाई की गई। पति पत्नी का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था और पेशी के लिए आए हुए ससुराल वालों ने पति को दबोचकर पीटा। ताज नगरी से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचा दे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 188 दिन के बाद ताजमहल को अब दीदार करने के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल के दीदार के पहले दिन ही आपको बताएं 2000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक भी करा लिया। आगरा फोर्ट पर सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। पर्यटकों से बात की मेरे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें पहाड़ से।